सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल इस्लामिक कंट्री के एक लीडर, जिनको कई लोग डिक्टेटर कहते हैं, कई लोग साइकोपैथ कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये एक सेवियर थे फलस्तीन के कॉज के लिए और अतराफ के दूसरे इस्लामिक मुल्क के लिए। कई लोग इनको गिराने की कोशिश करते थे अमेरिका की हेल्प लेकर, जिसमें सुन्नी लीडर्स भी बताया जाता है, शिया लीडर्स भी बताया जाता है। तो ऐसा क्या थे सद्दाम हुसैन, क्या थी इनकी लाइफ की हिस्ट्री, जो दो गरीब फार्म के विलेजर्स के एक बेटे थे और वो बाद में बन चुके एक हिस्टोरिक फिगर मिडिल ईस्ट के लीडर्स में से। देखते हैं डिटेल में वीडियो में सद्दाम हुसैन के बारे में। मेरा नाम है मोहम्मद बिन इसाक एंड वेलकम टू माय चैनल द डार्क ट्रूथ। सद्दाम हुसैन का एक काफी कंट्रोवर्शियल लाइफ रह चुका है। काफी मतलब आप देख सकते हैं जैसा मूवीज में, जेम्स बॉन्ड की मूवीज में बताया जाता है, काफी इंटरेस्टिंग, बंदूक चलाना, किसी के गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करना, फिर खुद एक लीडर बन जाना और ऐसा एक राइज होना जिसको देखकर लोग कहते हैं कि क्या एक मूवी की स्टोरी है। सिमिलर इसी तरह से सद्दाम हुसैन का स्टार्ट रहा, उनकी जर्नी रही। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, मैंने जो इससे पहले भी कई बार बताया था वीडियो में, कि क्यों सद्दाम हुसैन को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, क्यों मरवाया गया अमेरिका और ज़ायोनिस्ट की तरफ से, इसका भी रीजन मैं आपको फिर से एक बार इस वीडियो में भी रिपीट करूंगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी 28 अप्रैल 1937 में इराक में, और उनका प्रेसिडेंसी का दौर रह चुका 1979 से लेकर 2003 तक। और देखा जा सकता है कि इनकी ये जो रूल का पीरियड था, ये काफी एक खतरनाक पीरियड था, क्योंकि अतराफ के कई सारे नेबरिंग मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज से भी इनकी मारतोड़ चलते रहती थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन के जो वालिद और वालदा थे, जो पेरेंट्स थे, ये काफी गरीब फार्मर्स थे। और सद्दाम हुसैन की पैदाइश एक विलेज में हुई थी जो करीब है तिक्रीत सिटी के। और बताया जाता है कि ये एरिया जहां पर इनकी पैदाइश हुई, वन ऑफ द पुअरेस्ट एरियाज था इराक में उस दौर में। उनकी पैदाइश होने से पहले सद्दाम हुसैन के वालिद का इंतकाल हो गया था और यहाँ पर सद्दाम हुसैन के अंकल ने टेक ओवर किया इनकी अपब्रिंगिंग के लिए, और वहां से ये लोग शिफ्ट हो गए थे बगदाद को। और सद्दाम हुसैन का बचपना जवानी भी कोई ऐसे पैसे वाली नहीं थी, कोई लाविश लाइफस्टाइल नहीं थी, बल्कि वो भी काफी गुर्बत में उसने अपने एडोलेसेंट एज को देखा। और यहाँ से अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो सद्दाम हुसैन अर्ली एज में, हार्डली 20 ईयर्स का था आदमी, जब इन्होंने बाथ पार्टी को ज्वाइन किया 1957 में। और उसके बाद इतना हॉट हेडेड बताया जाता है सद्दाम हुसैन को कि सिर्फ 2 साल के बाद 1959 में, जब ये 22 साल का था, सद्दाम हुसैन ने डिसाइड किया उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अल करीम कासिम को खत्म करवाने का। एक ग्रुप सेलेक्ट किया गया था जिनको काम दिया गया था उस वक्त के इराक के इस प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने का, और उस ग्रुप के कोर मेंबर्स में था सद्दाम हुसैन। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी काफी खतरनाक थी और उन्होंने इस कू को कैरी आउट करने नहीं दिया। और सद्दाम हुसैन को यह पता था कि अगर वो पकड़े जाएगा तो उसको लटका दिया जाएगा, तो उसने तुरंत एस्केप किया सीरिया को और फिर वहां से इजिप्ट को उसने मूव किया। मतलब कि जितना हो सके अपने आप को अंडरग्राउंड रखने की उसने और उसके साथियों ने कोशिश की। फिर उसके बाद बाथ पार्टी ने किसी भी हाल कुछ और तरीके अपना के उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल किया था और पावर उन्होंने ले लिया था 1963 में। लेकिन उसी साल बाथ पार्टी के लोगों को वापस टॉपल कर दिया गया था। मतलब कि बाथ पार्टी उतना स्टेबल रह नहीं सक रही थी और इस वक्त सद्दाम हुसैन ने अपनी वापसी की थी, जिसकी वजह से उसको पकड़ा गया था और वो कई साल जेल में उसको डाला गया था। और कई साल इराक के जेल में गुजारने के बाद सद्दाम ने एक बहुत ही स्मार्ट प्लान कैरी आउट किया और उसने प्रिजन से एस्केप किया। फिर वहां से निकलने के बाद बाथ पार्टी की लीडरशिप कोई अब स्ट्रांग नहीं थी और सद्दाम हुसैन ही एक ऐसा मेंबर था जो कॉन्स्टेंटली बाथ पार्टी को सपोर्ट करते रहता था। उसके आइडियोलॉजीज खतरनाक थे और देखते ही देखते बाथ पार्टी का वो एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। और 1968 में बाथ पार्टी ने फिर से अपना ये प्लान रचाया और करंट गवर्नमेंट को इराक के टॉपल किया सक्सेसफुली। और इसके बाद सद्दाम हुसैन बहुत हाई अथॉरिटी और पावर में आ चुका, अलॉन्ग विद द हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर। फिर उसके बाद आया प्रेसिडेंसी का दौर सद्दाम हुसैन का। 1979 में गवर्नमेंट का ओपन कंट्रोल सद्दाम हुसैन स्टार्ट कर चुका, जहां पर उसने कई सारे की पोजीशंस को वो उसके अपने कंट्रोल में रखना स्टार्ट किया। और जो इराक का प्रेसिडेंट था बाथ पार्टी का अहमद हसन अल बकर, उसके रेजिग्नेशन के बाद सद्दाम हुसैन ने इस पोजीशन को टेक ओवर किया और वो बन चुका प्रेसिडेंट ऑफ इराक। और कई सारे पोजीशंस सद्दाम हुसैन ने अपने नाम पे कर दिया। पर खासियत ये थी सद्दाम हुसैन की, कई सारे आप लीडर्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सद्दाम हुसैन की चीज को ज्यादा हाईलाइट करके बताया जाता है कि इनकी अपनी सीक्रेट एक
इंफॉर्मेशन वाली पुलिस रहती है, जहां पर इनका काम रहता है कि जो भी इस लीडर के खिलाफ कोई आवाज उठाए या सीक्रेट मीटिंग्स हो, उनके बारे में सीक्रेट पुलिस लाकर अपने इस लीडर को पूरा इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन की जो अपनी सीक्रेट पुलिस थी काफी वो खतरनाक थी इंटेलिजेंस में, और बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन इसी पुलिस के जरिए उनके तहत ये अपने ऑपोजिशन को पूरी तरह दबाकर कुचल कर रख दिया था। और बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन का एक प्लान यहाँ से नेक्स्ट ये आया कि इजिप्ट को वो अरब वर्ल्ड का अब लीडर बनाना चाह रहा था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ओपनली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसने कई बार ये बताया कि सऊदी अरेबिया, कुवैत और अतराफ के जो मुल्क है ये सब पपेट्स बन रहे हैं अमेरिका के हाथ पर। अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम शुरू हुआ सद्दाम हुसैन के रूल में, वो है अपने नेबरिंग कंट्री ईरान के साथ ताल्लुकात खराब होना और उसके साथ एक बहुत लंबा जंग पर उतरना, जो काफी इकोनॉमी पे सद्दाम हुसैन के इफेक्ट किया। क्योंकि देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन के रूल में फलस्तीन के कॉज में सपोर्ट काफी करता था, इसराइल ज़ायनिस्ट के खिलाफ था, अमेरिका के खिलाफ तो वो था, लेकिन साथ ही साथ अतराफ के भी जो मुल्क थे, जो मुस्लिम कंट्रीज थे, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, इन सब के खिलाफ भी ये ओपनली कहने लगा कि ये सब चमचे हैं जिसकी वजह से फलस्तीन आज फंस कर रह चुका है इसराइलियों के हाथ में। और यही रीजन देते हुए वो ओपनली सबसे झगड़ना शुरू कर दिया था, ये ईरान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। और ईरान के जो ऑयल फील्ड्स है उनको ये इन्वेट करना शुरू किया सितंबर 1980 में। लेकिन इतना लंबा जंग चला कि एंड में इराक के ट्रेजरी पे बहुत बड़ा बार पड़ने लगा, काफी पैसा खर्च हुआ और कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जंग 1980 में जो शुरू हुई 1988 तक 8 साल तक ये जंग चलते रही, जिसमें फाइनली सद्दाम हुसैन और ईरान ने सीज फायर के एक एग्रीमेंट पर साइन किया। और देखा जा सकता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी में काफी सारे चेंजेस उसके लीडर के हिसाब से आते हैं, कभी वो बढ़ सकता है, कभी वो गिर सकता है, कभी डाउनफॉल लाया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका में ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है, इससे कह रहे हैं लोग कि इकोनॉमी काफी वहां पर बढ़ने वाली है। और अभी रिसेंट यूएस इलेक्शंस की वजह से क्रिप्टो ने भी एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि बिल्कुल सही वक्त है अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेफ और सिक्योर है आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? और इसी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसका नाम है CoinSwitch। और आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलती है सबसे लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए ट्रेड करने के लिए तो यू कैन ट्रेड अप टू 25,000 रुपीज। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको मिलता है पहले 15 दिन के लिए 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फीस भी सेव करोगे। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपना ट्रस्ट इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, CoinSwitch अभी दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। देखा जा सकता है कि टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है तकरीबन रुपीज 1953 करोड़ और टोटल CoinSwitch होल्डिंग्स है तकरीबन 2515 करोड़ रुपीस। और CoinSwitch ने रिसेंटली CoinSwitch किड्स लॉन्च किया है, जहां 600 करोड़ रुपए का रिकवरी फंड लॉन्च किया है, जो वजीर एक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा टू विथड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। और यही दिखाता है उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्प। तो अभी चेकआउट करो CoinSwitch, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. यहाँ पर 2 साल और गुजरे नहीं, 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेट करने का प्लान स्टार्ट किया। सिर्फ 2 साल हुए नहीं, ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ 1990 में इराकी आर्मी को सद्दाम हुसैन ने ऑर्डर दिया नेबरिंग कंट्री कुवैत के ऊपर कब्जा करने का। काफी चौंक गए थे मिडिल ईस्ट के कई सारे मुस्लिम कंट्रीज ये चीज को देखकर, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सद्दाम हुसैन ने कह दिया कि वो कुवैत को इन्वेट कर रहा है। बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने ऐसा रीजन दिया कि कुवैत के साथ वो नाराज है और वो कुवैत को इसलिए ओवरटेक कर रहा है क्योंकि फलस्तीन के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरे जो कंट्रीज है वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, उनको, और इसी ताल्लुक से कोई जो नेबरिंग कंट्री जो साथ हाँ में हाँ मिला रहा है उसको ये कब्जा कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कुवैत के वास्ट जो ऑयल फील्ड्स है उसको कब्जा करने के लिए सद्दाम हुसैन ने ऐसा एक स्टेप कैरी आउट किया कुवैत को कब्जा करने के लिए। लेकिन ये रीजन की वजह से जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है इनडायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली भी हुए कुछ इनडायरेक्टली भी, वो अमेरिका को ओपनली सपोर्ट के लिए भीख मांगना शुरू कर दिए। और इस रीजन से अमेरिका ने अपने बेसिस, मिलिट्री जो बेसिस है जो आज भी आप देख सकते हैं, वो मिडिल ईस्ट के कई सारे कंट्रीज में उसने रख दिया, ये कहते हुए कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे लेकिन हमारे बेस यहीं पर रहेंगे। ट्रेड एम्बार्गो इराक के खिलाफ शुरू हो चुका, सैंक्शंस इराक के ऊपर प्लेस किए गए अमेरिका की तरफ से। तो ये डिसीजन लिया गया था कि इराक के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, ऑयल में ट्रेड करने के लिए कई सैंक्शंस उस पर प्लेस कर दिए जाएंगे। इसका रिजल्ट यही होता है कि जो कंट्री पे ये सैंक्शंस प्लेस किए जाते हैं वहां पर इन्फ्लेशन होता है, गुर्बत होती है, एक्सपोर्ट
इंपोर्ट को कम किया जाता है, पैसा ज्यादा फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे आम इंसान ही परेशान होता है। और सऊदी अरेबिया में इसके बाद यूएस ने अपनी मिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ाई। उसके बाद भी सद्दाम हुसैन ने कहा कुवैत को कब्जा करने से वो पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद शुरू हुआ द पर्शियन गल्फ वॉर, जो हुआ स्टार्ट जनवरी 16, 1991 में। और ये 6 हफ्ते का ये जंग था जहां पर अमेरिका ने पूरी तरह सपोर्ट दिया। वो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को उतारा इराक के खिलाफ कुवैत को फ्री करने के लिए। और देखा जा सकता है कि कई सारे ऐसे क्लिप्स भी थे जहां पर मास अंधाधुन किस्म से अमेरिका ने बमबारी की थी इराकी आर्मीज के ऊपर। इवन दो कई सारी जगहों पर देखा जा सकता है कि सफेद झंडे लेकर इराकी आर्मी ठहरी हुई, तो भी उनको टारगेट करके जिंदा जला गया था बमबारी करते हुए। और यहाँ पर फाइनली इराक को एक क्रशिंग डिफीट मिला अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से। देखा जा सकता है कि अगर आप कई सारी इसके अंदर चीजें देखेंगे, सद्दाम हुसैन को गुस्सा तो बहुत था, मिलिट्री टैक्टिक्स थे वो बंदे के पास, लेकिन वो अपने आर्मी को कुछ ओवर एस्टिमेट वो करने लगा। इराकी आर्मी उतनी पावरफुल नहीं थी और साथ ही साथ इराक को कोई सपोर्ट करने वाले नहीं थे, क्योंकि ऐसे कुछ डिसीजन आ रहे थे सद्दाम हुसैन की तरफ से, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज भी पीछे हट जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से अकेला आदमी अब हर एक से लड़ने निकला और वो वापस मार खाकर डिफीट होने लगा हर जगह से। अब ये जो क्रशिंग डिफीट था, इसमें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है एक कंट्री में वो शुरू हो चुके इराक में, जहां पर शिया और कुर्द इनकी तरफ से रेबल वो सद्दाम हुसैन के रूल के खिलाफ लड़ना शुरू करे। इसमें कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट यही कहते हैं कि इसमें शिया की भी बैकिंग थी, जो शिया कंट्री ईरान है उनकी बैकिंग थी, मतलब तरीके से अपने कुछ लोगों को वहां पर उछालना उकसाना इस करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए। लेकिन सद्दाम हुसैन ने यहाँ पर एक गलती की, वो यही है कि जो रेबल्स थे उनको दबाने के लिए ये सबको मारना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि लीडर ऑर्डर एक देता है, लेकिन नीचे आर्मी के कुछ ऐसे हरामी भी लोग होते हैं जो कुछ ज्यादा ही हद अपने पार कर देते हैं औरतें और बच्चों के साथ। और ये चीजें कैरी आउट होने की वजह से अमेरिकन मीडिया ने इसको पूरी तरह उछाला, ये कहते हुए कि सद्दाम हुसैन ने ऐसे एक्ट्स को कैरी आउट करवाया शिया और कुर्द फैमिलीज के ऊपर। और यहाँ पर फिर सीज फायर कर दिया गया था इस जंग को। और फिर रिपोर्ट्स आने लगे कि कुर्द्स और शिया जो रेबल्स थे, जो फैमिलीज थे, इनके ऊपर केमिकल बमबारी भी की गई थी। और देखा जा सकता है कि वॉर में जो जंग है उसमें ये चीजें आज के दौर में अलाउड नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि इसराइल ओपनली ये चीज फलस्तीनी मासूम लोगों के ऊपर करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं उठाते। अब इस चीज को देखकर यूएन ने एग्रीमेंट साइन करवाया इराक से, ये कहते हुए कि तुमने क्या केमिकल बमबारी की, जिस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि उसने नहीं किया। तो यूएन ने एग्रीमेंट बनाकर कहा कि हमारे इंस्पेक्टर्स अब आकर तुम्हारे पूरे वेपन्स को चेक करेंगे और साथ ही साथ कोई न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास क्या रखे हुए। और कई सारे सैंक्शंस अब इराक पर लगाए गए थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कहा कि वो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, किसी को वो अलाउ नहीं करेगा अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से अमेरिका ने फिर मास बमबारी शुरू की, एयर स्ट्राइक शुरू किए इराक के ऊपर। 4 दिन तक ये चलते रहा। इसका साथ दिया ब्रिटेन ने भी और 1998 में ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स को कैरी आउट किया गया था। और यहाँ पर ओपनली ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा कि उनका अब मकसद है सद्दाम हुसैन को उसकी पोजीशन, उसके पावर से हटाना और दूसरा ऐसे लीडर को ठहराना जो पब्लिक के लिए अच्छी हो। अगर देखा गया तो खुला मकसद यही था कि उनको अपने चमचे को अब बिठाना था सद्दाम हुसैन को हटाकर। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन वो अपने दोनों बेटों को ट्रेन कर रहा था अपनी खुद पोजीशन पर लाने के लिए। और उन 2 बेटों का नाम था उदय हुसैन और खुसै हुसैन। जहां पर कई सारे क्लिप्स आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा था उदय हुसैन वो काफी मेंटल था, लेकिन दूसरा जो बेटा था खुसै हुसैन वो काफी स्ट्रांग था, सेम जिस तरह से सद्दाम हुसैन की जवानी थी। और ये चीज अमेरिका अब बर्दाश्त करने वाला नहीं था। लेकिन सद्दाम हुसैन के डिफाइंड पोजीशन की वजह से, जो स्ट्रांग पोजीशन वो अपना मेंटेन करते रहा अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। कई सारे आपने क्लिप्स देखा होगा जहां पर कुछ लोग फलस्तीन के आके कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हम इसराइल से बहुत परेशान है, हमारे लोग मारे गए। और अगले क्लिप में बताया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन ने ऑर्डर किया तकरीबन 100 मिसाइल्स को एक ही रात में इसराइल के ऊपर छोड़ने का, और कई सारे उनमें जाकर गिरे भी थे इसराइल में। तो इस चीज की वजह से इवन दो जो अतराफ मुल्क के मुस्लिम लीडर्स थे वो इसके खिलाफ थे, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक थी, जो मुस्लिम पब्लिक है अतराफ के कंट्रीज की और सारे वर्ल्ड की, ये इसराइल के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए सद्दाम हुसैन के लिए उनके दिल में मोहब्बत आ चुकी। तो यहाँ पर पीपल वर्सेस लीडर का एक ओपिनियन आना शुरू हुआ, जहां पर आम पब्लिक के दिल में सद्दाम हुसैन के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी। लेकिन यहाँ पर शिया और कुर्द आज भी नफरत करते हैं सद्दाम हुसैन से। फिर उसके बाद 2001 का हादसा न्यूयॉर्क अमेरिका का, जिसका पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं से अमेरिका ने निकाला और वो पूरा डाला सद्दाम हुसैन के ऊपर, ये कहते हुए कि सद्दाम हुसैन ने अफगानिस्तान और अलकायदा के लोगों को टैक्टिकल और मिलिट्री और वेपन का सपोर्ट दिया। और जब सद्दाम हुसैन ने देखा कि सारी दुनिया अब एक हो चुकी है, क्योंकि 9/11 का हादसा इतना खतरनाक था, मीडिया ने ऐसा बताया जैसे कि 9/11 का ही सबसे बड़ा आज तक की हिस्ट्री में हादसा है। और देख सकते हैं कि ओपनली झूठ एक स्टोरी बनाई थी
अल-कायदा अफगानिस्तान के ऊपर ये किस्सा डालते हुए, जबकि वो इनसाइड जॉब ओपनली और क्लियरली, जहां पर खुद बुश ने इस चीज को कैरी आउट करवाया था, ज़ायनिस्ट ने खुद प्लान किया था। अब वो डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, उसके ऊपर भी बहुत सारे मेरे वीडियोस आए थे जो यूट्यूब ने बहुत जल्द टेक डाउन भी किया था। सद्दाम हुसैन ने देखा कि सारी दुनिया के व्यूज खिलाफ अब हो रहे सद्दाम हुसैन के, क्योंकि 9/11 के हादसे को इतना तमाशा कर दिया गया था, और उसने कहा कि अब वो इंस्पेक्टर्स को अलाउ करता है अपने कंट्री में आके न्यूक्लियर वेपन्स इन सब चीजों को चेक करने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर्स आकर चेक करने पर सद्दाम हुसैन का कोऑपरेशन पूरी तरह नहीं था। कुछ सेलेक्टेड जगहों को परमिशन दी गई थी और हर जगह पर आने की उनको परमिशन नहीं थी, और इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हुआ उस वक्त का यूएस का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर, जिसने धमकी देना शुरू की सद्दाम हुसैन को ये कहते हुए कि अगर 48 आवर्स में वो अपने पोजीशन से स्टेप डाउन नहीं होगा तो अमेरिका इराक के ऊपर अब जंग करने वाला है। क्लियरली देख सकते हैं कि ये बस एक बहाना था अमेरिका जिसका इंतजार कर रहा था पूरी तरह अब जंग करके इराक के ऊपर अपने पपेट लीडर को बिठाने के लिए। और नेचुरली जैसा एक्सपेक्टेड है, सद्दाम हुसैन कहा कि मैं यहां से नहीं हटने वाला हूं, जिसके बाद अमेरिका ने अपने अलाइड फोर्सेस को लेकर इराक के ऊपर मार्च 20 को अपना जंग शुरू किया। फिर मैंने जैसा बताया कई दिन तक मीडिया वॉर चलते रहा, जहां पर जंग के बारे में लोग ग्लूड थे, टीवी पर वो बैठ के देखते थे, मैं भी देखता था उस दौर में। काफी बेरहमी से अमेरिका मानने लगा। जो आप स्टैच्यू गिरते हुए सद्दाम हुसैन का देखते हैं उसको एक आइकॉनिक मोमेंट बताया गया, और ऐसा बताया गया कि इराक की सारी कौम खुश थी सद्दाम हुसैन को स्टैच्यू को गिरते हुए देखने में। लेकिन कुछ वक्त पहले ही एक क्लिप आई जहां पर वो जो आदमी जिसने सद्दाम के स्टैच्यू को गिराया था वो खुद रो रहा था ये कहते हुए कि उसने गलती की, इतने बड़े अच्छे लीडर को उन्होंने टॉपल किया और शैतानी अमेरिकन फोर्सेस को उन्होंने सपोर्ट किया था। देख सकते हैं आदमी जो इंसान है आज बकरियों की तरह हाल है, और ये ज़ायनिस्ट इस चीज का पूरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जोश में तो पहले आदमी गलती कर देते हैं ये लोग, बाद में उनको एहसास होता है कि इन्होंने अच्छे एक लीडर को अपने गिरा दिया था। कुछ वक्त के बाद इराकी फोर्सेस वो मैचअप कर नहीं सके और अमेरिका ने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था इराक को। और जब बगदाद को कॉन्कर कर लिया था अमेरिका, वहां से सद्दाम हुसैन हाइडिंग में चले गया था और वो पूरी तरह गायब हो चुके। और मोसुल ये भी एक शहर है इराक का, वहां पर जुलाई 22 को उदय हुसैन और खुसै हुसैन एक घर में छुपे हुए थे। इसके बारे में इंटेलिजेंस को अमेरिका के पता चला और उन्होंने वहां पर अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर दिया। बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि उदय हुसैन और खुसै हुसैन वो कोई हारे नहीं थे, वो कोई डर के बाहर नहीं आते, बल्कि वो भी अंदर से उसी तरह से वापस फायरिंग कर रहे थे। और जब तक उनकी जान नहीं गई दोनों भाई लड़ते रहे अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे तो वो अपने हथियार डाल देते, असाइलम ले लेते, कुछ वक्त शायद जेल में काटते और उसके बाद ये अय्याशी की जिंदगी रह सकते थे। लेकिन ये लोग अपने कंट्री के लिए शायद उनके कुछ आइडियोलॉजीज से सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसकी वजह से वो भी वहीं पर ठहर कर लड़े जब तक उनकी जान नहीं गई। और कुछ वक्त के बाद सर्च चलते रहा और यहाँ पर दिसंबर 13 को सद्दाम हुसैन को फाइनली कैप्चर किया गया था एक फार्म हाउस के अंडरग्राउंड एक टनल में से। देखा जा सकता है कि दोनों उदय हुसैन, खुसै हुसैन और सद्दाम हुसैन, इन तीनों के केस में इन्हीं के अपने खास लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका को। बाद में इसके बारे में रिपोर्ट्स आए और ये फार्म हाउस था उसी जगह के करीब जहां पर सद्दाम की पैदाइश हुई थी, टिकरित के करीब, क्योंकि टिकरित था स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सद्दाम हुसैन। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ ट्रायल सद्दाम हुसैन का। कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए एक जज को ठहराया जो खुद बाज था और एक ट्रायल कैरी आउट किया था सद्दाम हुसैन के वॉर क्राइम्स को लेते हुए। 2005 में सद्दाम हुसैन का ट्रायल शुरू हुआ। ये केस डाला गया कि तकरीबन 150 लोगों की जो मौत हुई थी अल दुजैल में, ये एक शिया टाउन था। 1982 में इन शिया लोगों को जो मरवाया गया था, इसके पीछे सद्दाम हुसैन और उसके साथ के लोगों का हाथ था। और ये 9 महीने तक ये ट्रायल चलते रहा, जहां पर देख सकते हैं आप यूट्यूब पे आज भी क्लिप्स है कि सद्दाम हुसैन वापस वो पुकार रहे हैं जज के खिलाफ, ये कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। और ओपनली यहाँ जज भी बदतमीजी कर रहा है यहाँ पर सद्दाम हुसैन के साथ। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जब दुश्मनों के हाथ में पावर आ चुका, वो ओपनली अब अपना बदला ले रहे थे सद्दाम हुसैन और उसके साथ के ग्रुप वालों के साथ। क्योंकि सद्दाम हुसैन का कई बार यही कहना था कि कई सारे केसेस फॉल्स थे, बिना सबूत के सद्दाम हुसैन के ऊपर इसका ब्लेम डाला जा रहा था झूठे तरीके से और उसको फंसा जा रहा था। और फाइनली 2006 के नवंबर में डिसीजन दिया गया कि सद्दाम हुसैन गिल्टी है इन सब चार्जेस का और उसको सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज यही है कि सडनली बिना डिक्लेयर किए ईद उल अधा का जो फर्स्ट डे था, जो काफी होली ईद है मुस्लिम्स के लिए, उसी के सुबह को सद्दाम हुसैन को सजाए मौत कैरी आउट
करने के लिए लेकर चले गए, जो था 30 दिसंबर 2006। और यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि ये शायद वांटेडली ज़ायनिस्ट्स ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईद उल अज़हा का दिन को चुना था। ईद उल अज़हा अगर आपको नहीं पता है, ये बकरीद होती है, तो बकरीद के दिन जानवर को ज़ुबह किया जाता है, तो वांटेडली ऐसा शायद इसी डेट को चुना गया था सद्दाम हुसैन को भी खत्म करने का। काफी मतलब आप देख सकते हैं ये बहुत जहरीले किस्म के दिमाग से ज़ायनिस्ट खेलते हैं। बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन, और आप देख भी सकते हैं कई सारे क्लिप्स में, बिल्कुल सूरत पे कोई डर नहीं था, इवन तो मौत ही सामने पता था। और सद्दाम हुसैन ने जैसा फांसी बंदी गई, सद्दाम हुसैन ने बोलना शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसने सेकंड टाइम रिपीट किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाकी का कंप्लीट होने से पहले उसके पैर के नीचे के स्लैब की ओपनिंग हुई और वो पूरी फोर्स से गिरा और लटक कर आखिर में इंतकाल हो गया। लेकिन देखा जा सकता है कि रिपोर्ट्स आए थे उसके बाद कि जो नेक का हिस्सा है वहां पर बहुत बड़ा होल है, जिससे ये पता चला कि इलीगल तरीके से और फुल फोर्स के साथ सद्दाम हुसैन को लटका गया था। उसके बाद रिपोर्ट्स ये भी आए सद्दाम हुसैन की डेड बॉडी में 6 से 7 बार बड़े चाकुओं से मारा भी गया था। मतलब कि कई सारे लोगों ने अपना एक गुस्सा जो है वो निकाला था मरने के बाद भी। अब सद्दाम हुसैन के फैमिली मेंबर्स कौन थे? सद्दाम हुसैन की पर्सनल लाइफ में अगर देखा गया तो सद्दाम हुसैन की फर्स्ट वाइफ का नाम था साजिदा तलफा, और अब कई सारे फोटोज में अगर देखेंगे यही वाइफ की फोटो रहती है। और इनके 5 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा उदय हुसैन, जो काफी देखा जा सकता है बहुत ही मेंटल और पावर का नशा था। दूसरा बेटा था हुसैन हुसैन, और ये बताया जाता है कि नेक्स्ट इन लाइन कंफर्म था सद्दाम हुसैन के बाद पावर को टेक ओवर करने का, लेकिन दोनों को 2003 में अमेरिकन फोर्सेस ने खत्म कर दिया। फिर थी बेटी रगत हुसैन, राना हुसैन और हाला हुसैन। और यहाँ पर रगत हुसैन और राना हुसैन की भी एक काफी मतलब एक मूवी टाइप की लाइफ है, जहां पर ये अपने हस्बैंड्स के साथ भाग रहे थे दूसरे कंट्री को, सद्दाम हुसैन के रूल को छोड़कर। लोग कहते हैं कि उनके हस्बैंड्स ओवरथ्रो करने के लिए सद्दाम हुसैन को वो दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे थे, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचने पर वो वहां से भाग रहे थे। फिर सद्दाम हुसैन ने पूरी तरह कॉन्फिडेंस दिला कि कुछ नहीं होगा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड्स को माफ कर दिया। जैसा वो वापस आए, बेटियों को पैलेस लाया गया, और दोनों जो हस्बैंड्स है, जो दामाद थे सद्दाम हुसैन के, उनके जो दूसरे कबीले के लोग थे वो सामने आए और उनको गोलियों से भून दिए, ये कहते हुए कि तुमने हमारे कंट्री के साथ धोखा किया। कई सारे लोग कहते हैं कि सद्दाम हुसैन की प्लानिंग थी कि साथ के कबीले के हाथ में हथियार दे दो और इनको खत्म कर दो, ताकि उनकी मौत भी हो जाए और ब्लेम सद्दाम हुसैन के ऊपर भी ना आए। आज भी सद्दाम हुसैन की बेटियां बाहर रहते हैं, जॉर्डन या सीरिया में कहीं पनाह ले ली। स्टेटमेंट्स आते हैं सद्दाम हुसैन की एक बेटी की तरफ से कि वो वापस आएगी इराक अपने बाप के लेगेसी को बढ़ाने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए पॉलिटिक्स में, लेकिन अब वो पावर नहीं रहा इनके पास। तो एक तरह से ये एंड था, द एंड ऑफ एन एरा सद्दाम हुसैन का। लेकिन आप देख सकते हैं कई सारे लोगों के आज भी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक ही वाहिद शेर था, ऐसा एक पॉलिटिकल लीडर था, फलस्तीन के कॉज के लिए ये अपने अतराफ के मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके लीडर से लड़ता था। ये कहते हैं कि सब एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, ताकि फलस्तीन को हम वापस छीन सके इसराइलियों के हाथ से, ज़ायनिस्ट के हाथ से। और कई सारे दूसरे भी रिव्यूज लोगों ये होते हैं कि वो काफी हॉट हेडेड होने से शायद वो लालची था, जिसकी वजह से अपने अतराफ के कंट्री से लड़ना शुरू करता था, और शायद उसमें एक पोजीशन पावर का एक नशा था कि वही टॉप लीडर बने सारे मुस्लिम कंट्रीज का। तो सबके अपने अपने व्यूज है। कई सारे लोग कहते हैं कि ये शियाओं का बहुत बड़ा दुश्मन था, कुर्द्स का बहुत बड़ा दुश्मन था। हर एक का अपना व्यू है। आप भी अपने हिसाब से अपना व्यू और ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में कि आपकी क्या राय है। क्या इस आदमी में डिप्लोमेसी नहीं रहने की वजह से ये वक्त आज सद्दाम हुसैन को देखना पड़ा? मेरा अपना भी क्या पर्सनल ओपिनियन है, क्यों सद्दाम हुसैन को ही ऐसा टारगेट करके अमेरिका और ज़ायनिस्ट, जो इसराइली ज़ायनिस्ट है, क्यों इतना ये सिर्फ ये एक ही लीडर के पीछे पड़ गए थे जब तक इसको मौत के घाट नहीं उतारे? और सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से ये है कि सद्दाम हुसैन और लिबिया का जो गद्दाफी है, इन दो का प्लान यही था, ये लोग यूएस डॉलर को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो आज वर्ल्ड वाइड होती है, ऑयल जो ट्रेड होता है, सब होता है, मेजर चीज है यूएस डॉलर के जरिए होता है, जिसकी वजह से यूएसए काफी एक पावरफुल पोजीशन में रहता है। तो इस चीज का पावर कम करने के लिए और अपने कंट्री का पावर बढ़ाने के लिए सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का ऐसा प्लान बताया जाता है कि इन्होंने सोचा अपने जो अरब कंट्रीज है उसका एक कॉमन दिरहम, दिनार, गोल्ड, सिल्वर, इसके जरिए ये ट्रेड करेंगे। अपने कंट्री का जो गोल्ड सिल्वर का रिजर्व है, इसके जरिए ये ट्रेड करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ऑयल की ट्रेडिंग में। और अगर ऐसा होने वाला था तो इसमें सबसे बड़ा डाउनफॉल अमेरिका की इकोनॉमी का होगा। समझो इसराइल के भी हाथ पैर टूट जाते। तो मेरे हिसाब से ये पर्सनल ओपिनियन है कि जहां से इस चीज को लॉन्च करने का प्लान किया था इन्होंने, वहीं से इराक का सद्दाम हुसैन और लिबिया के गद्दाफी, इन दोनों को टारगेट कर दिया गया। और इन दोनों को अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, दोनों को भी मरवा कर ही रहा अमेरिका। वरना आप देखिए दूसरे भी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज, दूसरे भी लीडर्स खिलाफ कहते हैं अमेरिका के या कभी इसराइल के खिलाफ कहते हैं, लेकिन किसी को चुन
मारकर मरवा नहीं गया। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये मेजर एक रीजन है जिसकी वजह से ये काम किया गया। तो ये था द हिस्ट्री द लाइफ ऑफ सद्दाम हुसैन। आपकी अपनी क्या राय है इस लीडर को लेकर? आपका अपना ओपिनियन और अपनी राय नीचे मेक श्योर कमेंट करिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए।